नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चंडीगढ़ कोठी गबन मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार। संजीव महाजन की जमानत पर फैसले शुक्रवार के लिए टला। चंडीगढ़ में पार्किंग के लिए अब भरनी होगी ज्यादा रकम। 1 अप्रैल से 4-4 घंटों के स्लैब के अनुसार वसूली जाएगी पार्किंग फीस। और हरियाणा में सीवरेज में होने वाली मौतों को रोकने के लिए सेंसर सिस्टम की शुरुआत। सीएम करेंगे 4 अप्रैल को शुभारंभ। चंडीगढ़ के हाई प्रोफाइल कोठी गबन मामले में कोर्ट ने आरोपी सौरभ गुप्ता की जमानत याचिका ठुकरा दी। सौरभ गुप्ता ने ही सेक्टर 37 की विवादित कोठी को खरीदा था। जिला अदालत ने मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता के भाई मनीष गुप्ता की याचिका पर 31 मार्च तक फैसला टाल दिया है। इससे पहले बुधवार को सौरभ गुप्ता और मनीष गुप्ता की जमानत याचिका पर पुलिस ने जवाब दायर कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि इन दोनों को जमानत दी गई तो ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि उनका कोठी गबन मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आरोपी संजीव महाजन ने बुधवार को जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद महाजन की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को जवाब देने के लिए नोटिस कर दिया था। गुरुवार को ही संजीव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी, जो शुक्रवार तक टल गई है। महाजन को पुलिस ने 1 मार्च को गिरफ्तार किया था और वे तब से जेल में ही हैं। 26 मार्च को किसानों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में 32 किसान संगठनों में शामिल किसान नेता रुल्लू सिंह मानसा ने स्पष्ट किया कि किसानों का संघर्ष सत्ताधारी कुलीन वर्ग के साथ है, चाहे वे भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल या आम आदमी पार्टी हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए रुल्लू सिंह मानसा ने कहा कि 26 मार्च का भारत बंद कल पूरा बंद होगा, क्योंकि इसमें कई संगठनों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि कोरोना के डर से लोगों को परेशान किया जा रहा था और ज्यादातर मौतें कोरोना के कारण नहीं होंगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब प्रदूषण बढ़ेगा तो ज्यादा मौतें होंगी। लखा सधाना और दीप सिद्धू के बारे में अलग से बताते हुए उन्होंने कहा कि लखा सधाना किसान संगठनों के मंच पर बोलेंगे, लेकिन दीप सिद्धू को बोलने नहीं दिया जाएगा। एडी वधिया स्टेज चलाउणी ते सारा कुछ जिहड़ा करिया वो सारे जे कह दईए विच जिहड़े अज अंदोलन दे विच शामिल ने लोग आरती होण चाहे कोई भी होवे, वो सारे ने भाग लैके वो कल दी जिहड़ी साडी वड्डी एक कानफ्रेंस कह दईए रैली कराई है। कल नूं जे कह दईए भारत बंद करन जा रहे हैं। भारत कोई पहली बार नहीं बंद कर रहे, पर पहला नूं कल वाले भारत बंद च फर्क होऊगा। हुण तुसीं कहोगे प्रधान जी ने की फर्क कढ़ लिया है? जा फर्क ये है, पहला असीं कल्ले किसान जथेबंदियां वालों प्रोग्राम दे दिंदे भी भारत बंद है, भी बाला संजोगी चाहे ट्रेड जथेबंदियों का उन्होंने नाल कदे मीटिंगां मूटिंगां नहीं बाहलियां होईयां दियां। वो बंद होंदा होंदा भी उन्होंने मैं की कहा भी थोड़ा जिहा जबरी बंद कराउणा। कल नूं जिहड़ा बंद होना सहमति नाल बंद होना है। साडी बाक है जे उत्थे एक ट्रेड जथेबंदियां नाल जिन्नियां भी जथेबंदियां भारत दीयां कित्थे कित्थे भी काम करदियां, मुलाजम जथेबंदियां, कोई भी कित्ते वाला ट्रेड जथेबंदियां, उन्हां नाल पिछले दिनों च बाकायदे मीटिंग हुई है, तय होया वो सारे हिस्सा बनणगे। जिवें रेलां आपदे आप रुकणगीਆਂ भी रेलां ਚੱਲਣਗੀਆਂ नहीं, पर साडे किसानां तो जिवें कहंदे ने कतरे खाण वाले जिवें जब सरदा नहीं जिवें मैं बाड़े च ना बड़ा, पर साडे तो गड्डी दी लाइन ते जाणगे जाणगे, फिर भी साडे किसानां ने जाणे जाना। वो 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ आथण ਦੇ 6 तक मतलब 12 घंटे ਲਈ बंद है। उसे बारे मैं अज सोचा साथियों नाल राय करी आप प्रैस कानफ्रेंस करके अपनी गल सारे लोगों सारी दुनिया के विच चली जाए। ये एक प्रोग्राम साडा ये अगला गल हैगी है। अगला हाँ, एक सरकार ने बीमारी लियांदी है पिछले साल की। मेरा अंदाजा उदों का है भी ये बीमारी नहीं, क्यों जिद्दे दी दुनिया पैदा हुई है मेरी समझ मुताबक 2 मदवाड़े आए ने पहला, तो 2 मदवाड़ियां च संसार जंग लगी है। पिछली संसार जंग तो परमाणु भी चल गया थी, जे कहते 2 परमाणु चल गए थे, तो मेरा ख्याल है रेवोल्यूशन भी आया घट्टो घट्ट 35 देशों के विच। हुण तीजा मदवाड़ा है दुनिया का। हुण ये जंग तो ला नहीं सकते। पहले वाली जंग तो है नहीं भी तोपां दी लग गई जां जे कह दईए राफल की लग गई, AK-47 की लग गई। हुण जे जंग लगू, जे जंग का निपटारा पिछली दूसरी जंग का
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਗ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 2 ਬੰਬ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਚੱਲੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ, ਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੀਜੇ ਸਦੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬੰਦਾ ਪਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸੱਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਜੂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ, 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਕੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਓ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਭੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਝੜਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲੇ। ਰੌਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ नहीं मरनगे, तो ये प्रदूषण बढ़ूगा तो लोग मरनगे। वहीं किसानों के इस भारत बंद के बारे में आम लोगों का क्या कहना है, इसे लेकर हमने चंडीगढ़ के लोगों से बात की। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन देंगे और वे वैसे भी सड़कों पर हैं और किसानों के आह्वान पर वे एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और वे पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। ये बिल किसी भी तरह से लागू नहीं होने दिए जाएंगे। कृषि विरोधी ये तीनों बिल जब तक रद्द नहीं होते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सर कॉल है किसानां दी पाकिस्तान की अपील करना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। किसान एकता, किसान एकता। हाँ जी सर, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਬੰਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੂੰ ਸਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चंडीगढ़ वासियों को 1 अप्रैल से पार्किंग के लिए अब ज्यादा रकम अदा करनी होगी। अब लोगों को अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए 4-4 घंटों के स्लैब में भुगतान करना होगा। हालांकि पार्किंग में प्रवेश करते समय दोपहिया को 5 और 4 पहिया वाहन चालकों को 10 रुपये शुल्क देना होगा। वर्तमान में चंडीगढ़ के लोग दिन भर की पार्किंग के लिए दोपहिया पर 5 रुपये और 4 पहिया वाहन पर 10 रुपये पार्किंग शुल्क भरते हैं। 1 अप्रैल से नई पार्किंग दर इस तरह होगी। शुरू के 4 घंटे 2 पहिया वाहन को चुकाने होंगे 5 रुपये और 4 पहिया को 10 रुपये। अगले 4 से 8 घंटे 2 पहिया को 10 रुपये और 4 पहिया को 20 रुपये और अगले 8 से 12 घंटे 2 पहिया को 20 रुपये और 4 पहिया को 40 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि इस पर लोगों की क्या राय है, हमने इसको लेकर लोगों से पूछा तो आम लोगों का कहना था कि पार्किंग में किसी भी तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं है। अगर हम पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं तो वे हमारे पर ही डिपेंड करता है कि हमारी वाहन सुरक्षित है या नहीं। पार्किंग में प्रवेश करते ही कोई भी पार्किंग करिंदा नहीं दिखता। लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार की जगह पर खड़ा कर जाते और कई जगहों पर तो कार खड़ा करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। ऐसे ही में पार्किंग की रेट बढ़ाना लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। कारों से सामान चोरी हो जाता है, ना तो पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। पहले लोगों को सुविधाएं दो तभी पार्किंग रेट बढ़ा सकते हैं। ना जी कोई सुविधा नहीं हैगी। सवेरे जिवें एंटर करते हैं उदों देखते हैं, रात को जदों जाने दुकानदार उदों वैसे रस्सी बनी होंगी, पास भी ने तां भी उन्होंने पता नहीं लगता भी ये क्या दिक्कत आ रही है, उन्होंने क्यों रोक लेने, नाले उन्होंने नंबर नहीं नोट किए हुए होंगे, उन्होंने की क्या चक्कर है। हाँ कुछ नहीं है जी, कित्थे गड्डी खड़ी है, कोई सीधी ला जाता, कोई टेढ़ी लगा जाता, कुछ नहीं जी पता लगता। परेशान होई जा रही जी दुनिया, पैसे बथेरे ले जा रहे हैं, पैसे हुण भी 350 रुपया ले रहे हैं जी पास का। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सर जिस तरह से रेट बढ़ने जा रहे हैं उस तरह से सुविधा है? रेट के हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा नहीं दे रही है, पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है और अंदर तो कोई कर्मचारी भी नहीं होता जो हमें इंस्ट्रक्ट करे कि आप इस प्लेस पर पार्किंग कीजिए। और 30 वेज वाली बिल्डिंग के पास तो बिल्कुल ही जो है वो कहता है जी न्यूट्रल पर गाड़ी छोड़ जा रही है और न्यूट्रल पर गाड़ी जो है सड़क के बीच में ही होती है जो कि सिक्योर नहीं है। और कई बार जब सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी होती है तो कई लोग दूसरे हिट करके चले जाते हैं और जिसकी जिम्मेदारी कंट्रैक्टर कहता है कि हमारी नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्लेस पर पार्क ही नहीं कर रहे हैं तो उसके हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए
और पार्किंग जो है उसी हिसाब से होनी चाहिए, जितनी जगह है उसी हिसाब से इसके स्लॉट होने चाहिए और उसी हिसाब से एंट्रीज होनी चाहिए। ये रेट जो आप पड़े हुए अब लगेंगे वो ठीक नहीं लग रहे आपको? रेट ठीक नहीं है, अगर रेट बढ़ाने भी हैं तो पहले सुविधा बढ़ाइए, अगर सुविधा नहीं है तो रेट बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਓ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥਰਡਲੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਣਾएंगे ਆਪਣਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਦਿਸ ਆਲ ਅਨਜਸਟੀਫਾइड। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा है कि सीवरेज में काम करने के दौरान सीवरेज मैन की मौत को रोकने के लिए एक सेंसर सिस्टम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में रेवाड़ी और गुरुग्राम में इसे लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ये सेंसर सीवरेज के लेवल को बताएगा और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में सीवरेज सेंसर सिस्टम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिस्टम लगने से सीवरेज में काम करने वाले लोगों की मौत की आशंका समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाली 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को डेमो दिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 25 सालों में 117 लोग सीवरेज में काम करने के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। सीवर में मीथेन जैसी जहरीली गैस होती है और सफाई के दौरान सीवर कर्मियों के शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों को संक्रमित कर देती है। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो ये मुद्दा है कि हमें जो सीवर मैन है उसकी लाइफ को कैसे बचाना है। और इस पे मैंने 1.5 साल से काम पहले स्टार्ट किया था और आज इसके जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें पायलट प्रोजेक्ट गुरुग्राम और रेवाड़ी में है। उसमें हमने एक सेफ्टी मेजर्स पे काम करना स्टार्ट किया। इसमें हमने सेंसर डेवलप किए हैं और जो सीवर सिस्टम का जो एक लेवल है वो हमारे को एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है। बैठे बैठे हम चंडीगढ़ में उसको देख पा रहे हैं, उसके बारे में पता कर पा रहे हैं कि भाई कौन सा सीवर सिस्टम किस लोकेशन पे ओवरफ्लो होने वाला है। तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मैंने रिक्वेस्ट करी थी पहले। वाटर सप्लाई और सीवर बोर्ड की मीटिंग थी हमारी, डायरेक्टर ऑफ, इसमें सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे। तो इस पे मेरे को आज बड़ा खुशी हो रही है कि हम इसमें जो सोचा था उसमें सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि जो थिंग्स ऑफ इंटरनेट है उसमें अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत से लोगों की जो है लाइफ बचा सकते हैं। और जो सीवरमैन की जो डेथ है वो अभी रुक नहीं पा रही है। तो इसमें जो सीवर सिस्टम में हमने जो पहले सोचा था कि भाई इसमें कोई सेंसर ऐसा लगना चाहिए ताकि हमारे पास मैसेज एस्केलेट करे और उसको हम प्रॉपरली डिसील्ट कर सके। तो ये जो रेवाड़ी में हमने जो 8 सेंसर लगाए हैं और गुरुग्राम में 4 लगाए हैं, तो उसका जो मैसेज है वो पूरा जो डिपार्टमेंट नीचे लेवल का जो डिपार्टमेंट है अपना, चाहे मैं सीवरमैन से बात करूं और जेई, एसडीओ, एक्सीएन और इनके चीफ इंजीनियर तक मैसेज यहाँ तक आ रहे हैं। तो उसको टाइमली वो जब ओवरफ्लो होने का पानी रुकता है तो ब्लॉकेज होती है तो वो इमीडिएट एक मैसेज आता है और वो उसको सीवरमैन को बोलते हैं कि भैया आप इसको क्लीन करें। अभी वो उस पर ये जो फर्स्ट स्टेप है एक तरह से सेफ्टी मेजर्स हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप जो इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रहेगा, उसमें ये मशीन, एक जेटिंग मशीन और सक्शन मशीन का एक हमारा प्रोजेक्ट है
कि उसमें आगे उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोटोटाइप एक मशीन एक बनवा रहे हैं हम, ताकि पता चले। पोर्टेबल एक मशीन आएगी तो छोटी गलियों में जा सकती है वो, और उसको हम कहीं भी जो हमारा जो सीवर है वो ओवरफ्लो होने वाला या पानी का जो लेवल है वो जो हमारा सेंसर बताएगा, तो हमें उसको टाइमली हम उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको डीसिल्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और जो हमारे जो डेथ है इंडिया में रुक नहीं पा रही है। और रेवाड़ी में मेरे ख्याल से हमने पहला ही एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है, और गुरुग्राम में, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी करनाल में मैं चाह रहा हूँ कि 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम वहाँ पे बुला के एक छोटा सा उनको भी एक डेमो और जो वहाँ पे एक्सरसाइज हमने की है उसका वहाँ पे हम एक लाइव उनको दिखा के, और इसको पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारे जो सीवरमैन हैं वो मैनुअली इसमें ना जाके और उनकी लाइफ कैसे सेव कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा टूल है। तो इसी पे हम ये सम्मेलन भी ये कर रहे हैं, इनका सफाई मित्र सम्मेलन करके उत्थान करके एक सम्मेलन करनाल में 4 तारीख का एक सीएम साहब को बुला के उसमें सीएम साहब चीफ गेस्ट रहेंगे, और कमीशन की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन भी है ये, कि भाई सभी को पता चले कि भाई इस तरह की जो चीज़ें है, टेक्नोलॉजी आई है जब, और जो टेक्नोलॉजी आज काम कर रही है, क्योंकि हमें आज अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी का ही रहेगा। तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें, कि ये जो सीवर में जो जितनी डेथ होती है इनको हम रोक पाएँ, यही मेरा एक प्रोजेक्ट था। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भाई पहले हरियाणा में एक मॉडल हरियाणा बने, इसमें पहले सबसे पहले हरियाणा में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसकी एग्जीक्यूशन अभी बहुत ही कई शहरों में जब होगी तो लोगों को पता चलेगा इसका कि ये क्या चीज़ है, और शहर वाले भी बहुत खुश हैं। जैसे रेवाड़ी में मैं देखता हूँ, क्योंकि गलियों में जब पानी जाता है तो वो बड़े दुखी होते थे, और अब वो सीवर वहाँ से ओवरफ्लो नहीं होता, तो शहर वालों को ये पता लग गया कि भाई ये एक तरह से एक सेंसर नीचे लगा है, और वो हमारे को गलियों में जो पानी ऊपर आ जाता था वो दुखी होते थे। तो सारी चीज़ ये एक टेक्नोलॉजी है, और इस पे हमने काम किया है कमीशन की तरफ से, इस पे काफ़ी एफर्ट्स हमने किए हैं, और ये जो रिज़ल्ट है इसके, ये बड़े फ्रूटफुल रिज़ल्ट आ रहे हैं इसके। और ये 4 तारीख को मैं इसको एक माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक डेमो दे के लोगों को भी इसको अवेयर करेंगे। ईडी रेड मामले को लेकर सुखपाल सिंह खैरा और मेहताब खैरा ने हाई कोर्ट में ईडी द्वारा दाखिल किए 80 पेज के एफिडेविट को झूठ का पुलिंदा बताया है। खैरा ने कहा कि सरकार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये साजिश रची है। खैरा का कहना है कि मैंने किसान आंदोलन में रोल अदा किया, भाजपा सरकार का पर्दाफाश किया, नवरीत के कत्ल मामले को उठाया। ईडी एफिडेविट में एक जगह उनके पास 3 करोड़ 85 लाख अनअकाउंटेड मनी दिखाई। इसके अलावा उनका कहना है कि पिछले 12 साल में 4 करोड़ 86 लाख भी दिखाए, जिसके बारे में बताना चाहेंगे कि 3 करोड़ उनकी एग्रीकल्चर लिमिट है। एक HDFC से होम लोन भी उन्होंने लिया। 12 सालों में उन्होंने अपने अकाउंट में 84 लाख कैश डिपॉजिट करवाए, जो 7 लाख रुपए 1 साल के बनते हैं, जबकि उन्हें 25 लाख रुपए हर साल एग्रीकल्चर से पेमेंट आती है। उन्होंने कहा कि उनके दामाद ने 64 लाख उनको फैमिली के अकाउंट में डाला। उनका बेटा मेहताब खैरा उनके दामाद की कंपनी में लीगल एडवाइजर है, जिसकी उसे 1 लाख हर महीने रिटर्नशिप की फीस मिलती है। उन्होंने अपने दामाद से लोन लेकर अपनी लिमिट जो NPA होने वाली थी उसका भुगतान भी किया। गुरुदेव के साथ उनके किसी तरह के कोई ताल्लुक नहीं है। ड्रग मामले में उनका FIR और चालान में कहीं भी उनका नाम नहीं है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਕੋਈ 80 ਪੇजेस ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 6-7 ਪੇजेस ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਲਥ ਆ, ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਈਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਕੌਕ ਐਂਡ ਬੁਲ ਸਟੋਰੀ, ਆਈ ਟਰੈਸ਼ ਡਿਬੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸਫਾ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੋ। ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ I have been opposing BJP ever since they abrogated even Article 370 in Jammu Kashmir। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 370 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। I was one of the very few people in this country ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 84 'ਚ, ਐਨ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ CAA ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖਟਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਈਡੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਾਈ ਈਡੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ECIR ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ। 100-150 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ 2 PSOs ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਜ਼ ਨॉट एन accused, but in this document they go one step ahead। पंचकुला के सेक्टर 20 के एप्पल मार्केट में एक शोरूम के बेसमेंट में एक युवक की लाश बरामद की गई है। सेक्टर 20 के पुलिस स्टेशन के SHO दिलीप कुमार ने बताया कि उनको फोन पर जानकारी दी गई कि एप्पल मार्केट के बेसमेंट से काफी बदबू आ रही है। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पाया कि वहां एक डेड बॉडी है। पुलिस ने कहा कि ये लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। मौके पर फोरेंसिक की टीम ने आकर भी कुछ सबूत जुटाए हैं। सेक्टर 20 के SHO ने बताया कि युवक का नाम मुन्ना उर्फ शिव कुमार है, जो एप्पल मार्केट में ही दर्जी का काम करता था और टेंट सिलने का काम करता था। मृतक मुन्ना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों के बारे में पता लग सकेगा। हाँ, सेक्टर 20 की जो एप्पल मार्केट है वहाँ से आज फ़ोन आया था हमारे पास कि एक दुकान की बेसमेंट से काफ़ी बदबू आ रही है। तो वहाँ मौके पे जाके जब चेक किया तो एक डेड बॉडी, मेल डेड बॉडी हमें वहाँ मिली। डिकम्पोज हो चुकी थी, 4-5 दिन पुरानी थी। सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है। अभी डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल में रखवाया है। हाँ, कल पोस्टमार्टम करा के ही हम फाइनल आपको बता पाएंगे। अभी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए तब तक हम आपको सारी
डिटेल नहीं दे पाएंगे। मोहाली प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी के चुनाव के तहत आज कुलदीप सिंह द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र वापस लेने के बाद सुखदेव सिंह पटवारी को निर्विरोध चुन लिया गया। पटवारी गुरमीत शाही पैनल ने कागजात दाखिल किए, जबकि किसी अन्य उम्मीदवार या पैनल ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इसके बाद सुखदेव सिंह पटवारी को चुनाव आयोग ने अध्यक्ष घोषित किया। वहीं कुलदीप सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंजीत सिंह चना और राजीव तनेजा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शाही को महासचिव के रूप में, नाहर सिंह धालीवाल को संयुक्त सचिव और राजकुमार अरोड़ा को कैशियर घोषित किया गया है। क्लब के पूर्व अध्यक्ष गुरजीत सिंह बिल्ला, पूर्व महासचिव हरबंस सिंह बागड़ी ने क्लब की नई टीम को बधाई दी और उनका फूलों की मालाओं से स्वागत किया और खुशी में लड्डू बांटे गए। तो इसके साथ ही ट्राई सिटी बुलेटिन अब समाप्त होता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।